हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक टेक्निकल चीज़ आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, 498 का केस होता है आपका, आपके ऊपर होता है। स्टार्टिंग में आप पुलिस से डील करते हैं, पुलिस से डील होने के बाद चार्जशीट फाइल होती है, उसके बाद कई बार आप क्वेश्चनिंग में जाते हैं, जिसका पर्पज़ ये होता है कि इनिशियल लेवल पर ही केस को ख़त्म कर दिया जाए। और बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहाँ इतना प्राइमा फेसी केस होता है कि इनिशियल लेवल पर ही आपकी क्वेश्चनिंग हो जाती है। इवन बहुत से मामलों में तो हस्बैंड की भी हो जाती है और मामला पूरे के पूरा ख़त्म हो जाता है। इसके विपरीत अगर आप ऐसा ना करते तो 498 केस को 10, 12, 15 साल में भी आप ख़त्म नहीं कर पाओगे मैक्सिमम जगहों पर। अब इसी चीज़ से बचने के लिए आपको कई सारे वीडियोज, कई सारे जजमेंट्स हम लोग ने बना के दिए और आपको पता चल गया कि भाई 498 अगर झूठा दर्ज हो जाता है तो इसका समाधान है। क्या है कि आप क्वेश्चन फाइल कर दो, इनिशियल लेवल पे एटलीस्ट स्टे लगेगा, उसके बाद मामला स्टे में पड़ा रहेगा और अगर आपकी मेरिट्स अच्छी हुई तो क्वेश्चन भी हो जाएगी। अब आ जाते हैं दूसरे केस पे जो पत्नी पक्ष के द्वारा आपके ऊपर किया ही जाता है, वो है डीवी एक्ट का केस। पहले हम आपको बताते थे कि भाई डीवी एक्ट में आप डिसमिसल फाइल कर सकते हो, डिस्चार्ज फाइल कर सकते हो, आज भी फाइल कर सकते हो लोअर कोर्ट में। और इसके साथ साथ अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग अब डीवी एक्ट के क्वेश्चन भी फाइल करते हो तो हाई कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा। यानी ये कह के वापस नहीं करेगा कि इसमें क्वेश्चन नहीं होती, एंटरटेन करेगा, उसके बाद देखेगा स्टे देना है तो स्टे भी मिल जाता है कई बार। और अगर आपकी मेरिट अच्छी होती है तो आपके डीवी एक्ट की भी क्वेश्चन हो जाती है। अब यानी डीवी एक्ट भी 498 के समान ही होगी आपका। जिस तरह से आपने 498 को डील करा उसी तरह से आप डीवी एक्ट को भी आज के समय पे डील कर सकते हैं। उसी तरह से आप डीवी एक्ट को भी आज के समय पे डील कर सकते हैं। तो चीज़ें कितनी आसान हो गई। यानी पत्नी पक्ष के द्वारा सामान्यतः आपके ऊपर 3 केस किए जाते हैं। अब 3 में से 2 केस तो ऐसे हो गए जिन्हें हम शुरुआती दौर में ही रोक सकते हैं, एटलीस्ट स्टे करा सकते हैं। और मेरिट अच्छी हुई है तो स्टार्टिंग में ही खत्म भी करवा सकते हैं। ठीक, यानी ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी का घर एक जगह पर है वो आपको 500 किलोमीटर दौड़ाएगी, आप उसको हाईकोर्ट में फाइल कर देंगे तो पत्नी को भी हाईकोर्ट ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी बात कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगी। अब आती है बात तीसरे केस की, जो पत्नी के द्वारा सामान्यतः फाइल किया जाता है कि साहब ये मेरे को खर्चा पानी नहीं देता है, जब साथ में रहता था तब भी मेरा भरण पोषण नहीं करता था, उसके बाद भी नहीं करता, आज भी नहीं करता, और ये फला फला काम करता है, इसकी सैलरी इतनी है जो कि आपकी कई गुना बढ़ा करके दिखाई जाती है, और मैं पूरे तरीके से अपने माता पिता पर निर्भर हूँ। और अगर पत्नी खुद काम करती भी है तो अधिकतर केसेज में होता है कि अपनी सैलरी या तो छुपा दी जाती है या कम करके दिखाई जाती है, और फिर बोला जाता है लास्ट में पति से मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए। ये एक सामान्य पिटीशन है जो हर केस में आती है, और अधिकतर मामलों के अंदर इसका मिसयूज होता है। मींस गलत फैक्ट्स बताए गए होते हैं, आपकी गलत सैलरी दर्शाई गई होती है, या फिर अपनी इनकम को छुपाया गया होता है। मैक्सिमम केसेज में ऐसा होता है, सब में नहीं। बट जिन केसेज में ऐसा होता है, जिन केसेज में इसका दुरुपयोग हो रहा है, और ये केस केवल इसलिए फाइल किया गया है ताकि आपको दूर दूर ट्रैवल करना पड़े और या फिर आपको मेंटेनेंस देना पड़े, और यही केस सबसे भारी भी पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी सैलरी अच्छी है और आपका मेंटेनेंस अच्छा लग गया तो सारी चीजें जीरो होकर रह जाती है। अब इस केस का क्या करें? 3 केस उनकी तरफ से आते हैं। 498 का समाधान मिल गया आपको, डीवी एक्ट का समाधान आपको मिल गया। अब ये जो 125 सीआरपीसी का केस होता है, नई धाराएं 144 बीएनएसएस के अंतर्गत आपके ऊपर होता है, इसका क्या करें? इसमें तो जनरली आपने यही सुना होगा कि इसमें क्वेश्चनिंग होती नहीं है, आपको लोअर कोर्ट में ही लड़ना पड़ता है। अब लोअर कोर्ट में लड़ोगे तो देर सवेर क्या है कि मेंटेनेंस भी लग जाएगा। दूसरा, अगर लोअर कोर्ट में लड़ोगे और वो लोअर कोर्ट आपके घर से 1000 किलोमीटर की दूरी पे है तो उसमें आपको चक्कर भी काटने पड़ेंगे, और उन्हीं के प्लेस पे जाके लॉयर भी हायर करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सब केसेज में अब क्या किया जाए, अब इसको कैसे डील करें? देखो, ऐसा होता है कि जो कहा जाता है ना कि 125 सीआरपीसी 144 बीएनएसएस में क्वेश्चनिंग फाइल नहीं होती, इसका कारण यह है कि इस केस में जनरली क्वेश्चनिंग नहीं होती, ना ही कोई ट्राई करता है। लेकिन टेक्निकली ऐसा है नहीं कि आप 144 बीएनएसएस को क्वेश्चनिंग में ले जा नहीं सकते, ये गलत है। लेकिन टेक्निकली बात यह है कि जो 144 बीएनएसएस का केस होता है उसको भी आप क्वेश्चनिंग में ले जा सकते हो हाईकोर्ट में, ऐसी कोई मनाही नहीं है। लोग इसलिए नहीं जाते कि खारिज हो जाएगी। और एक एक्सेप्शनल केस हमारे पास आया था ऐसा गोरखपुर का, जिसमें लड़का अपनी तरफ से 144 बीएनएसएस यानी 125 सीआरपीसी के केस को हाईकोर्ट में क्वेश्चन के लिए लेके गया, और हाईकोर्ट ने उस केस पे स्टे लगा दिया, और पिछले 1-1.5 साल से वो स्टे ही चल रहा है। सोचिए आप, जब 125 का केस स्टे हो गया, जब डीवी एक्ट का केस स्टे हो गया, जब 498 का केस स्टे हो गया, तो उनके हाथ में बचेगा क्या? तो कितना बढ़िया हो कि अगर ऐसा हो जाए। लेकिन जनरली जो मना किया जाता है, कई लोग इसका अर्थ ये मान लेते हैं कि इसको हम क्वेश्चन में ले जा ही नहीं सकते। ये पूरे तरीके से गलत है। अगर आप 144 बीएनएसएस की पिटीशन को क्वेश्चन में लेकर के जाओगे तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपको मना करेगी, क्योंकि एक क्रिमिनल सेक्शन ही है 144 बीएनएसएस, और 528 बीएनएसएस जिसके अंतर्गत आप क्वेश्चन में जाते हो वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही है। तो डायरेक्टली आपको मना नहीं किया जा सकता।
इसके आगे आपकी किस्मत पर है कि आपको कोई स्टे मिलता है नहीं मिलता, और क्वेश्चन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है इस केस में। लेकिन फिर भी अगर आप इस सोच के साथ जाते हैं कि शुरुआत में स्टे ही लग जाए, चलो बहुत बड़ी दुविधा से हम बाहर आ जाएंगे, इतना दूर दूर के हमारे जो चक्कर है वो खत्म हो जाएंगे, तो भी बहुत बड़ा रिलीफ है आपके लिए। तो आप ये समझिए कि अगर ये केस आपके ऊपर फाइल हो गया है और आप अफोर्ड कर सकते हो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हो कि 144 बीएनएसएस में भी आप क्वेश्चन में जा सकते हैं। जाओ, और अगर वहां स्टे लग जाता है तो इनिशियल रिलीफ तो आपको मिल ही जाएगा, और जब तक स्टे बना रहेगा हो सकता है उस बीच आपका रीजनेबल सेटलमेंट वैसे ही हो जाए। तो ये जो वीडियो है ये मैं आपको अपने उसी एक्सेप्शनल केस के आधार पर बना करके दे रहा हूं। जब वो जजमेंट आया था तब मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।